Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit. I am Surya Dikshit and we are going to read about my dear students friction. My dear students, काफी दिनों बाद हमारी फिर से एंट्री हुई है, ठीक है। बीच में थोड़ा फिजिकल एविडेंस की वजह से नहीं आ पाया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन। ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा चुके थे फोर्सेस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको फोर्सेस पढ़ा चुके थे। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब नया चैप्टर है जिसे पढ़ना है क्या, फ्रिक्शन। क्लास 11 नए यूनिट के सेकंड चैप्टर में हम फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा फोर्स और सेकंड पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन को हमने क्यों जरूरी समझा, क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में पहले ये समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। जब हमने फोर्स के सेकंड लॉ को पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, जब हमने बताया कि F इज इक्वल टू होता है एम ए के, मास इनटू एक्सीलरेशन के हमने इक्वल बताया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यही से ये फ्रिक्शन की थ्योरी निकल के आती है। अब देखना, कुछ लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं। फ्रिक्शन समझते हैं, दरअसल समझिएगा, फ्रिक्शन कहते हैं जैसे क्या हो, ये बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएं तो यह क्या करे, आगे की तरफ जाएगी। मान लीजिए 1 kg की कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आगे की तरफ जाएगी। यानी कि ये आगे की तरफ जब जाएगी तो यहाँ पे बॉडी के पास क्या होगा, बीच में कोई फोर्स अप्लाइड होगा। उस अपोजिट फोर्स को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। उस अपोजिट फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो थ्योरी जो यहाँ पे निकल रहा है वो आ कहा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। अगर हम इस किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, ढकेलते हैं, ठीक है, समझिएगा, करते हैं, मान लीजिए मार्कर है, हमने इसे डिस्प्लेस किया, इसके पीछे क्या लगा, अपोजिट फोर्स, तब इसे हमें क्या कहा, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कहने का मेन अर्थ है कि ये जो बंदा है, यानी कि जो एक्सीलरेशन है माय डियर स्टूडेंट, वो टोटली किसे बताएगा, फ्रिक्शन को डिलीवर करेगा। यानी कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ हमने पढ़ा था न्यूटन का, इसमें हम A इज इक्वल टू निकालेंगे, A इज इक्वल टू F अपॉन M लिख सकते हैं। इस m को कहां भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो A इज यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन जो मास लग रहा है, क्या, जो फोर्स अपॉन जो मास है वो क्या होगा, इसका अपोजिंग एक्सीलरेशन कहलाएगा माय डियर उस समय। और वही एक्सीलरेशन उस फ्रिक्शन को डिनोट करेगा, यानी कि अपोजिट फोर्स को डिनोट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि फ्रिक्शन किसे कहेंगे, समझ में आई। अब देखना, फ्रिक्शन की पहली थ्योरी जॉन डेविड होल्डर करके दिया था, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, गोली मारिए। इतने बड़े नाम को कौन याद रखेगा। कॉलम बाबा को तो याद कर सकते हैं आप, किसको, कॉलम, क्लास 12 की पहली थ्योरी आपको कॉलम लॉ पढ़ाया जाएगा। कॉलम का नाम याद रखिए, ठीक है, कॉलम को नाम याद रखिए। इन्होंने बताया था कि जो है फ्रिक्शन वो क्या है, ठीक है, और इन चीजों की थ्योरी क्या है। तो ये जो थ्योरी हमने अभी बताई, ये किसकी हाइपोथेसिस थी और एक्सपेरिमेंट था, ये कॉलम की हाइपोथेसिस और क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हाइपोथेसिस मतलब होता है उन चीजों, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो हम प्रूव कर चुके होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है कि दैट इज, माने हमने प्रूव किया ये चीज है, ठीक है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, अपोजिट रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ये थी किसकी, कॉलम की, जिसे जॉन ने पहले ही प्रूव कर लिया था, बता दिया था कि ऐसा होता है, ठीक है। अब देखना, हम बात कर रहे हैं किसकी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम A इज इक्वल टू F अपॉन M की बात कर ली, यानी कि जो अपोजिट फोर्स, यहाँ पे जो मैजिक हो रहा है, देखो, जो साइंस हमें समझ में नहीं आती उसे मैजिक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मैजिक हो रहा है, यानी कि जो साइंस लग रहा है, उसे हमने क्या कहा, फ्रिक्शन कहा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा, उसे फ्रिक्शन कहा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिएगा, जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है वो स्टैटिक फॉर्म में हो रही है। क्या, स्टैटिक फॉर्म में हो रही है। स्टैटिक मतलब समझते हैं ना, स्थिर, एट रेस्ट भाव से हो रही है। एट रेस्ट कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, हमने केवल कहा कि यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये रिप्लेस होगा। हमने उसकी थ्योरी थोड़ी बताई कि रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, हमने बताया कि ये रिप्लेस होगा, होगा, विल सेल में हम चल रहे थे, दैट इज स्टैटिक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ठीक है,
इसे हम स्टैटिक के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अब समझना, यानी कि हम किस पे आ गए, हमने समझा फ्रिक्शन क्या है, अब हम फ्रिक्शन का पार्ट समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन फर्स्ट पार्ट हमने बताया क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से आया, जब हम केवल ये मान रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स अपोजिटिंग फोर्स लग रहा है वो कहां है, इसको डिस्प्लेस करने के लिए लग रहा था, इस मास बॉडी को, यानी इस यम को जो ये फोर्स लग रहा था केवल डिस्प्लेस करने के लिए लग रहा था, इसलिए इस अपोजिटिंग फोर्स को हमने फ्रिक्शन माना। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम काइनेटिक की बात करें, मतलब जब ये बंदा अपने पोजीशन से चल दे, यानी कि इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी रिएक्शन ऑफ बॉडी है, मतलब जो भी पार्ट ऑफ रिएक्शन जहां चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, जहां पे पार्ट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, यानी कि आर ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में आपको आर मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम भी आर लेते हैं, ये आर ले लीजिए। ठीक है, तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं एफ इज इक्वल टू आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स यू आर, क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू यू, इसको न्यू कहते हैं। ठीक है, न्यू आर। अब समझिएगा, अपनी सुविधा अनुसार हर बुक्स में आप देखेंगे कि यफ को यफ न लिखकर यफ के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यफ के, और इसको न्यू के लिखते हैं। समझिएगा क्यों, इस के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन। इस के का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे हमने कुछ नहीं लगाया क्योंकि स्टैटिक में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एट द रेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या हुआ, जब वो फ्रिक्शन हुआ और वो काइनेटिक रूप में आया, मतलब कि इसके डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ। अगर हम इसका वर्क डन लिखते हैं ना W, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जो फोर्स है क्या, U K R, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें यस का मल्टीपल हो जाता है, यानी U K R इंटू यस। यानी कि क्या हुआ, जो हमने वर्क किया माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से जब हमने क्या किया, वर्क किया, वो क्या था, न्यू के आर इंटू यस, ये क्या हो गया, दैट इज द वर्क डन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, हमने कहा कि एफ के इज इक्वल टू न्यू के इंटू आर, सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, इसकी इस फ्रिक्शन फोर्स की बात हमने की माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बात करें, अगर हम क्या करें, हमने दो मुद्दे पर बात की, किस पे, फ्रिक्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। दो तरह के फ्रिक्शन आपने समझा, फ्रिक्शन क्या होता है ये आपने समझा, वो अलग से डेफिनेशन है कि हम क्या बताएं कि जो अपोजिटिंग फोर्स होते हैं किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराने पर, एक बड़ा सा मुद्दा लेकर आपको बताएं, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। दैट इज वेरी ओल्ड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो बहुत पुराना हो चुका, सदियों से चली आ रही वो है। ठीक है, उसको भूल जाइए, कुछ नया ट्राई करें माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दैट इज द फ्रिक्शन जो हमने बताया। ठीक है, एक सिंपल सा एक अपोजिटिंग फोर्स जो किसके थ्रू, एक्सीलरेशन को डिनोट करने के लिए लगाया गया है सेकंड न्यूटन के लॉ से, जो निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दो पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने डिलीवर कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एंगल की। समझिएगा, अब क्या कहे सर, हमें तो समझ में आएगा स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा, लेकिन अगर ये एंगुलर हो जाए, इसका मतलब समझते हो, एंगुलर हो जाए इसका मतलब समझते हो। पहले टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो टेक द स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू आर नॉट वांट टू टेक देन नॉट टेक। चलिए आइए आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आई थी बात। अब बात करते हैं, अगर क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल आ जाए। ठीक है, क्या दिया हमने, एंगल को। समझिएगा क्या, अगर हम उसमें एंगल लाते हैं तो उसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ, इसके क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अब ये मत पूछना tan थीटा कहां से आया,
क्योंकि आपने 9th में कुछ तो पढ़ा होगा मेरे भाई, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ये वैल्यू आई, तो इसको लाते हैं किसमें, एंगल में हम हमेशा। अब याद रखना, अगर हम कहें कि जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ध्यान दीजिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, समझिएगा। अगर क्या हो माय डियर स्टूडेंट, वो दो तरीके से लग सकता है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना है, दो तरीके हो सकते हैं। क्या, या तो हम हॉरिजॉन्टली करें, ठीक है, या तो हम हॉरिजॉन्टली करें। अब अपना सोचिएगा कि वर्टिकली करें, देखिए, या तो हॉरिजॉन्टली करें, ठीक है, या फिर इंक्लाइंड करें। इंक्लाइंड में ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, चाहे कैसा भी, हॉरिजॉन्टल को छोड़ के जितना चीजें होना है इंक्लाइंड में होने वाली है, ठीक है। तो दो चीज हो सकते हैं, क्या, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा या तो वो इंक्लाइंडेड हो, ठीक है। दोनों चीजों की बात समझ में आ रही है। फ्रिक्शन जो है या तो वो हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंडेड हो अगेंस्ट, अगर उसके वर्क डन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू थी किस चीज की माय डियर स्टूडेंट, फोर्स की, यूके इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये mg r की जगह पे है, यहां पे क्या होता है, r इज इक्वल टू mg। ऐसा क्यों, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माय डियर स्टूडेंट। हमने शुरू में ही कह दिया कि जो है सब एक्सीलरेशन का खेल है। इसमें फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का खेल ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन और फोर्स का खेल है, मास बॉडी का खेल है, ठीक है, इन सब चीजों का खेल है। तो ये किसमें आएगा, ये आएगा हॉरिजॉन्टल में माय डियर स्टूडेंट। क्यों, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन पे जब बात होगी यानी कि वो किसी प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इंक्लाइंड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू यूके mg cos थीटा। cos थीटा ही क्यों, cos थीटा ही क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा इंक्लाइंड प्लेन्स के लिए लगता है। cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, ये मैक्सिमम में साइन हो जाता है cos थीटा, दैट इज यूज द cos थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या समझा, ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th के फ्रिक्शन में इतना है, क्या क्या फ्रिक्शन क्या होता है, इसके पार्ट्स दो बता दिया, स्टैटिक, काइनेटिक बता दिया, फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक, इन दोनों का वर्क बता दिया। वर्क बताया ना, अरे यार इसके आगे लगा दो, देखो यूके mgs या यूके rs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो आप लगाना चाहो, ठीक है, बताया। और हमने एंगल बताया। ये चार चीजें हैं क्लास 11th के फ्रिक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन आपको इस पर पूछेगा, ठीक है, इस पर पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ पर, दो चीजों पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन इसकी थ्योरी पे पूछेगा कि सर जी बताइए, अगर क्या हो कि हम ऐसा सोचे ही ना, जैसे मैं मान लो अगर पूछे कि लिमिटेशन बता दे भैया, जो भी थ्योरीज हैं फ्रिक्शन की लिमिटेशन बता दे, स्टैटिक की, स्टैटिक अगर नहीं रहता, मान लीजिए काइनेटिक नहीं रहता, यानी कि स्टैटिक में हर चीज रहता, स्टैटिक नहीं बता पा रहा है चीज, तभी तो काइनेटिक की जरूरत पड़ी। काइनेटिक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टैटिक हर चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, स्टैटिक की लिमिटेशन पूछेगा, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप बताओगे सर जी कि स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी चीजों को डिलीवर नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा चक्का ले लो, ठीक है, और प्लेन हटाओ, यहाँ पे एक और चक्का ले लो, अब ये दोनों आगे मूव कर रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो होगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे भी। क्या अपोजिंग फोर्स लग रहा था सर, दोनों तो अपोजिट लगाएंगे, लगाएंगे क्या, दोनों लगाएंगे, लेकिन ये जो काइनेटिक है, जो यानी कि जो स्टैटिक है, वो तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक को लेना पड़ेगा,
ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था फ्रिक्शन, जो कि हमने केवल एक हाइपोथेटिक वे से समझा। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो दैट इज मे बी क्लियर ऑल अबाउट दैट। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी थ्योरीज हैं आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कॉपी से भी टीचर बता रहे हो तो लिख सकते हो, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो कोई टेंशन नहीं। केवल समझने के लिए हमने एक पूरा अपना प्रिंसिपल को डिनोट किया माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जय हिंद, जय भारत।